माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, सखी है लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे वाह, ये 4 भाइयों की शादी की कुछ है क्या? हाँ, मिथिला वासियों ने पहले ही अपना बायस ढूंढ लिया है कि 4 भाई में जो बड़के वाला है राम जी है, वही हम लोग के फेवरेट है और ये कमाल है। आप राइजिंग स्टार में जब फाइनलिस्ट थी, प्रोग्राम्स आपने से किए हैं शंकर महादेवन के साथ, और भजन ही गाने के पीछे आपका क्या रीजन के बाद से जो एक टर्न आया है, मिथ है, मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के भी इंटरव्यू में सुना है कि रोल प्ले का क्या माहौल था यहाँ पर। आजकल टेक्नो एक बहुत चल रहा है, मिथिला की संस्कृति को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगी? मैंने एक इंटरव्यू में बोला था ये चीज़, लेकिन यूरोप में ऐसा क्रेज है इस चीज़ का, उन लोगों के लिए अमृत जैसा है। बस 2 चीज़ें हैं जो मुझे कॉन्टिन्यूसली चाहिए। कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि ये भगवान ने एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे? वही सोचने पे आती हूँ तो काफ़ी मतलब ऐसा लगता है दुनिया ही हर 6 महीने पे बदल रही। बहुत बड़े संत रहे बक्सर वाले मामा, वो मोदी जी ने भी आपको अवार्ड देते वक्त कहा कि आप वो भजन सुना दीजिए। फिरंगी ही लोग मुझे सुन रहे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, वही सिर्फ मिथिला वासियों को ये अधिकार मिला है, खोट खोट के वही खा के हम जीवन बिता देंगे, लेकिन मिथिला नहीं छोड़ेंगे। संगीत ईश्वर को पाने का एक जरिया है, और ये भी कहा जाता है कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। ठीक वैसे ही प्रकृति ने भी संगीत को हर जगह रखा है। क्या कभी आपने महसूस किया है नदियों के बहने में, बारिश में और हवा के झोंकों से पेड़ के पत्तों को लहराने में एक लय, ताल और संगीत है। आज यूजेड के पॉडकास्ट में इसी रूहानी संगीत को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के एपिसोड की मेहमान हैं खूबसूरत इंसान और मीठी आवाज़ की मालकिन सिंगर मैथिली ठाकुर। मैथिली, अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि आपसे सबसे पहले आपकी आवाज़ सुनी जाए। तो शुरुआत में ही आप सुनाइए कि आपको जो भी आपका फेवरेट भजन है, मतलब सबसे फेवरेट। अभी सावन का महीना है, सावन का समय है, तो सिर्फ वही दिमाग में घूम रहा है। तो आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। बन में बोलन लागे मोर, बन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, वन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, वन में बोलन लागे मोर। बहुत ही खूबसूरत। आपने तो Thank you. जब आप गा रही थी ना तो पूरा इमेजिनेशन हो रहा था कि एक जंगल है, बड़ी ग्रीनरी है, एक मोर। आई थिंक यही एक जो संगीत की ताकत होती है जी, ना, कि वो एक आपको एक अपने आप के नज़दीक ले आता है, ईश्वर के नज़दीक ले आता है। आपने तो 4 साल की उम्र से भजन गाना शुरू किया, जहाँ तक हमारी जानकारी है। एम आई राइट? जी, जी। है ना? सो आपके घर में क्या आपके पिताजी ने आपको इसके अंदर डाला, या कुछ आप गाना या रोना भी सुरताल में करती थी तो उनको लगा आपको संगीत सिखाया जाए? संगीत मुझे खुद याद नहीं कि कब से मेरे जीवन में है, क्योंकि जब से बोलना शुरू की तब से गाना भी शुरू हो गया था, सीखना शुरू हो गया था। और ये सब तब हुआ जब गांव में एक रूटीन था कि कीर्तन होगा ही होगा, अष्टयाम होगा ही होगा। तो मुझे लगता था कि ये नॉर्मल लाइफ है
और हर जगह ऐसा होता है। दिल्ली आके पता चला कि वो गांव की लाइफ थी, अब दिल्ली अलग है। तो संगीत बहुत पहले से ही जीवन में है, दादाजी पिताजी सबके आशीर्वाद से मिला और अभी भी कंटिन्यू है जो और रियाज। आपने शुरुआत आपने बहुत ही नेचुरल वे में की और गांव से शुरू की, इसीलिए आपको लगता है कि आपके संगीत में वो जो मिठास है, वो ठहराव है और वो जो कनेक्शन होता है वो है, ये एक आप इसको रीज़न मानती हैं? ऑफ कोर्स रियाज और सीख तो है ऑफ कोर्स ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक परिवेश देख करके उसमें रहते हुए बड़े होना और चीज़ों को उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से सीखना, वो एक अलग चीज़ है। मतलब एक होता है ना कि समय भी सही था, परिवार भी सही था, सपोर्टिव लोग थे, सब कुछ अच्छा था, उस बीच में अगर एक पौधा बड़ा होता है तो एक बहुत खूबसूरत और ईश्वर की तरीके कृपा से। भी थी, ये भी कहा जाए। हाँ, तो बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, में सब कुछ मिला जुला करके एक बहुत अच्छा संयोग था। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेस्ड हूँ मैं इस परिवार के लिए और इस जीवन के लिए, जो इतना सब कुछ हुआ। मैं जहाँ की रहने वाली हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है वो जगह मुझे, सब कुछ। बिल्कुल, क्योंकि आप मिथिला की हैं और जैसे हम लोगों ने तो माता सीता या प्रभु श्री राम को सिर्फ रामचरितमानस के ज़रिए ही जाना है, लेकिन आप मिथिला मतलब कि माता सीता के मायके से हैं। तो मिथिला में माता सीता कैसी बेटी हैं? उनके बारे में कैसा क्या वर्णन किया और जाता है? राजकुमारी है वहाँ की और सभी मिथिलावासी उनको अपनी बहन समझते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े संत रहे बक्सर वाले मामा, वो मामा जी करके फेमस हैं। उनके बहुत सारे भजन हम लोग गाते हुए बड़े हुए, इसीलिए। बाकी बहुत एक अलग ही हिसाब किताब है। राम जी हमारे जो जमाई पाहुन हैं। हैं, तो उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमारे यहाँ के जो गाने हैं, हमारे जो लोक संगीत है, उसमें भगवान राम का जिस स्नेह के साथ वर्णन है और जिस आत्मीयता के साथ लोग उसको गाते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है हर एक जगह का कल्चर अलग है, तो हमारे यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो ये चीज़ है। क्या स्पेशलिटी है, आप सुनाइए हमें ज़रा। साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी, जीवन बीते बई हे मिथिले में रह बई। हमरा ने चाहे चारों धाम, हे मिथिले में रह बई। हमरा ने चाहे चारों धाम, हे मिथिले में रह बई। हमरा ने चाहे चारों धाम, हे मिथिले में रह बई। हमरा ने चाहे चारों धाम, हे मिथिले में रह बई। मतलब वही साग पात खोट खोट के, वही खा के हम जीवन बिता देंगे, लेकिन मिथिला नहीं छोड़ेंगे। और चार धाम नहीं चाहिए, बस मिथिला में रहने का सौभाग्य चाहिए। तो हमारे यहाँ के जो गाने हैं, हमारे जो लोक संगीत है, उसमें भगवान राम का जिस स्नेह के साथ वर्णन है और जिस आत्मीयता के साथ लोग उसको गाते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। चारों भाई की शादी एक ही बार में होती है, तो वही है। मतलब बहुत सुंदर, आप सुनिए तो पता चलेगा। ता 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 आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा। लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, सखी है लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे वाह, ये चार भाइयों की शादी की कुछ है क्या? हाँ, मिथिला वासियों ने पहले ही अपना बायस ढूंढ लिया है कि चार भाई में जो बड़के वाला है राम जी है, वही हम लोग के फेवरेट है और ये कमाल है, मतलब उनकी ही उन्हीं के गुणगान है। और वो सांवले थे। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पद है जो मैं बक्सर वाले मामा जी का मैंने जिक्र किया, तो उनके पद में जो ये अलग एक
फीलिंग होती है उनके सभी भजनों में, वो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अथॉरिटी के साथ गा रहे हो, ऐसे ही शब्द हैं। और जैसे कि हम भगवान राम को कोई कुछ भी बोल सकते हैं मिथिला के, कि आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, आपके तो माँ ऐसी हैं, आपके पापा ऐसे हैं, मतलब गीतों के माध्यम से ही 10 गालियाँ बोल देते हैं, लेकिन एक वही है, सिर्फ मिथिला वासियों को ये अधिकार मिला है कि आप भगवान को इस तरीके से गरिया सकें। तो यही सब पदों में से, तो ये आजू मिथिला नगरिया एक बहुत ही सुंदर गीत है। आपकी जो यात्रा शुरू हुई, और सब जानते हैं कि भी आप भजन गाती हैं, बहुत अच्छे गाती हैं। राम जी के 2 भजन जो हैं वो भी हम आगे सुनेंगे आपसे, जो स्पेशली मेरे भी फेवरेट हैं वो। क्या कभी आपने कोशिश की कि आपको प्लेबैक सिंगिंग की और आपने कभी कोशिश की, या आपका मन नहीं है, आप इसी में रंजी बसी हैं? एक मेरा एंड गोल वो है नहीं, मतलब काफ़ी जो म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं वो यही सोच के सीखना शुरू होता है कि एक सक्सेसफुल करियर होगा, मूवीज़ में गाएंगे, प्लेबैक सिंगिंग करेंगे। मेरा कभी पर्सपेक्टिव वो रहा ही नहीं कि मुझे किसी दिन फिल्मों में गाना है। ऑडिशंस ज़रूर दिए थे जब मैं 2011 में, 2015 में, 2017 तक मैंने ये किया कि ऑडिशंस देना है, एक रिकग्निशन चाहिए था कि लोग एक बार मेरी आवाज़ सुन लें, उसके बाद मैं खुद देख लूँगी क्या करना है क्या नहीं, लेकिन एक बार लोग आवाज़ सुन लें। उस वक्त सोशल मीडिया का उतना वो दबदबा भी नहीं था कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को सुना सकते हो या फिर वो चीज़ें। तो वहाँ तक वो जर्नी थी मेरी। उसके बाद से जो एक टर्न आया है मेरे जीवन में या फिर मेरे पूरे संगीत के सफ़र में, पूरा सब कुछ बदला बदला सा हो गया और बहुत कंटेंटमेंट फील होता है। जो मैं कर रही हूँ उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं वो रास्ता ही नहीं ढूंढती हूँ कि मुझको कुछ अलग करके मुझे बॉलीवुड में गाना है, या फिर वो एक बाई प्रोडक्ट की तरह है। अगर बीच बीच में कुछ ऐसा होता है जो मेरी पसंद का है तो ज़रूर किसी चीज़ में कोई दरवाजे बंद करके नहीं रखूँगी। और उसका रीज़न भी है कि आई थिंक 2017 की ही बात है शायद, आप राइजिंग स्टार में जब फाइनलिस्ट थी, और आपने आपका जो ओम नमः शिवाय जो आपने भजन गाया था, उससे आपको बहुत ही, मतलब जो आप चाहती थी कि आपकी आवाज़ को पहचाना जाए, वहाँ से पहचाना गया। तो और भजन ही गाने के पीछे आपका क्या रीज़न है? आपको कभी भी, हालांकि 1-2 एपिसोड्स हमने ऐसे देखे हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ प्रोग्राम्स आपने से किए हैं शंकर महादेवन के साथ, जहाँ आपने जुगलबंदी वगैरह भी गाई है जी। तो बेसिकली भजन के अलावा किस तरह के म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है? और मैं हर एक जॉनर सुनना पसंद करती हूँ, और जब कुछ पसंद आता है तो उसको गाने का भी बहुत मन करता है। तो अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से, मान लीजिए कहीं सिर्फ राजस्थान के लोग हैं, मैं अगर राजस्थान की किसी जगह गई तो वहाँ पे घूमर गा करके या फिर वहाँ के लोकगीत गा करके, तो लोकगीत गाना बहुत पसंद है, भजन तो है ही, और उसके साथ साथ कभी कुछ लोग सूफ़ी सुनना चाह रहे हैं या फिर कुछ लाइट म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं, कभी कोई शास्त्रीय संगीत का कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो उसे चलता रहता है। कभी वृंदावन गए तो कोई जो हमारे संत होते हैं तो उनको स्पेशली वही पद सुनना होता है। तो वो सभी चीज़ें तैयार करना है, सुनना, मतलब मुझे मुश्किल भी नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने सुना है, ये सुना था, ये सुनाती हूँ, ऐसा। क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, आई थिंक ये भी एक रीज़न है, और आपकी इच्छा है, आपका पैशन है, आप उसमें पूरी तरीके से समाई हुई हैं, इसीलिए आप संगीत की किसी भी विधा को उठा लेती हैं और गा लेती हैं। आई थिंक ये भी एक रीज़न है। हाँ, मज़ा आता है काफ़ी। मज़ा आता है। आपने जैसे कहा कि आप जहाँ भी कहीं जाती हैं, किसी भी रीजन में जाती हैं, जैसे अगर राजस्थान गई तो घूमर गाती हैं, आज आप छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ का भी आपने कोई एक राजगीत गाया हुआ है शायद, या वो सुना दीजिए। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परौं तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत खूबसूरत। आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपसे बातचीत ना की जाए और आपको सिर्फ आप गाना गाती रहें और हम सुनते रहें, ऐसा लग रहा है। थैंक यू। आप जितनी शांत, जितनी कोमल, जितनी अच्छी आपकी मधुर सी आवाज़, क्या आपको कभी गुस्सा आता है?
या आपके भाई जिनके साथ आपको शायद तबला वगैरह बजाते हैं, आपके साथ आपको सहयोग देते हैं, उनके साथ कभी लड़ाई झगड़ा होता है? वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हाँ गुस्सा तो आता है। आता है? और किन बातों पे गुस्सा? जेन्युइन चीज़ों पे आता है। अगर मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है या फिर कोई मुझे सौंप रहा है कि ये तू कर दे, जैसे हम तीनों भाई बहन की बात करें कि हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरा सारा टेक्निकल सेटअप लगाने का अगर काम है मैं वो कर रही हूँ, लेकिन अब वो लोग रेडी नहीं है। काम के वक्त काम हो, तो मस्ती के वक्त मस्ती। मतलब हम तीनों भाई बहन में इसी चीज़ को लेके बहुत झगड़ा होता है, तो मैं बड़ी बहन वाले रोल में आ जाती हूँ। और मस्ती किस चीज़ों में होती है जब खाली समय होता है, क्या करना अच्छा लगता है? हम लोग कुछ भी खाना पका लेते हैं। अच्छा, मस्ती के मतलब कुछ मैगी में इधर उधर का तड़का वगैरह वगैरह मिला के, या फिर संगीत की तरह उसमें भी कुछ हाँ, इम्प्रोवाइज कर दिया जाता तो है। बहुत अच्छा लगता है। हम तीनों भाई बहन कि आज ये बना रहे हैं तो इसमें ये तुम कर दो, वो मैं कर देती, फिर से बनाते, या फिर कुछ मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो। कभी बाहर का खाना खाना हो तो क्या खाना है, तो उसको लेकर के 1 घंटे तक डिस्कशन होता है कि क्या ऑर्डर करना है। फिर ऑर्डर वही होता है जो सबसे पहले डिसाइड हुआ था, तो 1 घंटा वेस्ट। मतलब ये सब फालतू चीज़ों में मस्ती भी हो जाती है। क्या फेवरेट है खाना, क्या पसंद है आपको? मैं फेवरेट तो भूल चुकी हूँ क्या है, क्योंकि जब मैं इतना ट्रैवल करती हूँ तो मुझे एक सर्वाइवल फूड चाहिए, जो मैं हर जगह सेम ही खाना ऑर्डर करती हूँ। तो कभी ऐसा चल रहा होता है कि 3 महीने तक लगातार मैं हर होटल में, चाहे वो कोई 5 स्टार होटल हो, चाहे कितना भी अच्छी जगह हो, तो खिचड़ी और आलू का चोखा ये ऑर्डर करके खाती हूँ। और अभी फ़िलहाल 5-6 महीने से वो चल रहा है पनीर बटर मसाला और रोटी। अच्छा, तो मतलब वो एक फिक्स हो जाता है हाँ, मेन्यू, वो 3-4 महीने चलता है? 3-4 महीने चलता है, फिर मैं बोलती हूँ अब बहुत हो गया। एक टाइम पे था वेज बिरयानी और लेमन सोडा, तो चलता रहता थोड़ा स्विच। अच्छा, हमने ऐसे सुना है अक्सर कि जो सिंगर्स होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नहीं, ऐसा होता है? मैं नहीं करती। मैं बस वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन खाती हूँ। सब खाती हैं आप? हाँ, खट्टा, मीठा, हाँ, ठंडा हाँ, सब हाँ, खाती हैं? हाँ। तब भी इतनी मधुर आवाज़ है आपकी। तो ये सब मिथ है, मतलब ऐसा कहा तो जाए? मुझको लगता है मिथ है। हाँ मिथ है। मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के भी इंटरव्यू में सुना है कि ये सब एक बहाना हो सकता है, लेकिन अगर रियाज स्ट्रॉन्ग है, गला मजबूत है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें डजंट मैटर। हाँ, सो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, रियाज की जो बात कही कि रियाज अगर गहरा है, पक्का है। तो अब आपके संगीत, आपका जो आई थिंक मुझे लगता है पहला प्यार है, वो उस पर आते हैं। आपने शास्त्रीय संगीत सीखा है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप शास्त्रीय संगीत को? ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। हालांकि संगीत ही एक एक्सप्रेशन है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में अगर आप ख्याल गायकी की बात करें, तो ख्याल अपने जो है वो आप ख्याल के गायकी के साथ उस ख्याल को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक बंदिश में रह करके, मतलब एक लिमिट में रहकर। हाँ, क्योंकि हर एक राग का एक मूड है, एक चलन है, उसमें रहते हुए आप अपने ख्याल को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये शास्त्रों में बंधा हुआ चीज़ है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट हो करके आप लोगों को सुनाए। तो ये शास्त्रीय संगीत बहुत पेचीदा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत क्रिएटिव भी है। तो हर एक चीज़ का समागम, हाँ, बहुत सिंपल भी है और बहुत मुश्किल भी है, तो वो हर एक चीज़ का समागम है। जैसे राग भैरवी को कहा जाता है कि क्वींस ऑफ राग, हाँ, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सारे सुर जो हैं वो लगते हैं, और ये संपूर्ण जाति का राग है, जिसमें कि आप 7 सुर लगाते हैं। इसमें कोमल सुर भी, आप रे भी कोमल है, ग भी कोमल, ध भी कोमल, नी भी कोमल। अब आपकी इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप कभी कुछ शुद्ध भी लगा सकते हैं, अगर कोमल ही है तो आप शुद्ध भी यूज़ कर सकते हैं। भैरवी मतलब ये थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी ज़्यादा देता है मेरे ख्याल से। और अगर आप ठुमरी की बात करें तो इसमें राग भैरवी में बहुत ठुमरियाँ हैं। फिल्मी गीतों की बात करें तो भैरवी में बहुत सारे गीत हैं। होली की बात करें अर्ली तो मॉर्निंग का राग इसे कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग नहीं, ऑल टाइम बोल सकते हैं ये। सकते हैं। हाँ, भैरव है जो अर्ली मॉर्निंग है। भैरवी आप कभी भी, इसीलिए क्वींस ऑफ राग है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई बोलते कुछ सुनाओ तो भैरवी आप उठा के सुना सकते हैं। आजकल एक बहुत चलन चल रहा है, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी देखें और इंडिया में भी ये आने लगा है कि थेरेपीज़, म्यूज़िकल थेरेपीज़ बहुत दी जाती है। और आप देखिए कि जो इंस्टाग्राम या हमारा फ़ोन है वो भरा होता है, और सब बाहर की कंट्री के वेस्टर्न लोग कुछ एक उठा लेते हैं, एक म्यूज़िक पीस, और बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करिए तो इसको सुनिए, आपको नींद नहीं आ रही है तो इसको सुनिए। लेकिन हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो बहुत पहले से है। तो क्या अब अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है और थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है और सिंपल वे में ही अगर कोई करना चाहे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे किसी को? कुछ 1-2 बता दीजिए। इंस्ट्रूमेंटल बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत पहले से ही फ्लूट है, आप उसको सुनिए। यूट्यूब पे तो
खजाना है खजाना इस चीज़ है। का। सितार का इंस्ट्रूमेंटल हो गया, फ्लूट का हाँ, इंस्ट्रूमेंटल हो सितार। गया, वॉयलिन है। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है जो काफ़ी पीसफुल है। जो लोग, और मेरे जैसा इंसान क्या है ना, मैं और ज़्यादा उसमें घबरा जाती हूँ। अगर मैंने भी बहुत कोशिश की कि चलो शांति के लिए मैं एक क्लासिकल पीस लगा के सुनती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ। जब मैंने उसको ट्राई किया तो मैं इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो गई कि अच्छा अभी इन्होंने क्या किया, रिवाइंड करके वापस सुनती हूँ। तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई। जो चैन चाहिए था वो छिन करके, नहीं अरे ये अच्छा लग रहा है, इसको भी रियाज करके देखते हैं, फिर ये इन्होंने क्या किया या इसको करके देखते हैं। तो मेरे लिए वो उल्टा हो गया, लेकिन काफ़ी हेल्प करता है म्यूज़िक, और ये हीलिंग तो है ही। भले ही आज के समय में जो मैं बोलूँ कि इसको अच्छे से मार्केटिंग कर दी गई है और ब्रांडिंग कर दी गई है। मैं खुद यूरोप जाती हूँ, वहाँ पे जो बहुत ही बेसिक लर्नर हैं, जो हमारे अगर भारत में अगर वो परफॉर्म करने आए, मतलब गाएं, तो शायद लोग बोलेंगे कि अभी सीखना इन्होंने शुरू किया है। लेकिन यूरोप में ऐसा क्रेज़ है इस चीज़ का कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ शांति चाहिए, और वो कुछ भी बैठ करके, अगर सुनना हाँ चाहते वाइब हैं। अच्छी हो, माहौल अच्छा चाहिए, और एक म्यूज़िक का पीस बजता रहे वो। आपने जो ये बात कही उससे मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी अगर हम देखें जो फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने भी सिंगर्स होते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, अगर इंडिया की भी बात करें, जब वो आते हैं, आपने लास्ट टाइम सुना होगा कोल्ड प्ले का क्या माहौल था यहाँ पर। हाँ। आजकल टेक्नो एक बहुत चल रहा है जो कि सिर्फ म्यूज़िक पे चलता है, और उसको ऐसा कहा जाता है कि आपकी हार्ट बीट से या हार्ट रेट से उसको पूरे शो के दौरान उसको सिंक किया जाता है। मतलब ये उनकी टेक्नोलॉजी है। ये मेरे बेटे ने कल मुझे समझाया है कि अच्छा, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं पढ़ा है इसके बारे में। मतलब वो एक म्यूज़िक है, काइंड ऑफ अ म्यूज़िक, उसमें वो लोग फॉर्मेशन भी करते हैं, और उनकी बीट्स का जो सिंक होता है वो जैसे आपकी हार्ट रेट है उससे वो ग्रेजुअली सिंक करते हैं, फिर आपको उसी में अप एंड डाउन ऐसे वो लोग ऐसे फ्लो कराते हैं। और उसका ज़बरदस्त क्रेज़ है आज के यंगस्टर्स में। जबकि अगर हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो वो अपने आप में अद्भुत है। वो उसके लिए लोग क्यों नहीं दीवाने होते इतना? आपको लगता है कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही है? बिल्कुल, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कल को आप हमारे यहाँ की चीज़ों को भी विदेश में जा कर के खूब अच्छे से ब्रांडिंग करना शुरू करिए। और बात यही है कि फॉरेनर्स हमारे इंडियन क्लासिकल को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हमारे इंडियंस उतना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दाल भात जैसा है, लेकिन वही चीज़ उन लोगों के लिए अमृत जैसा है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है। वही भजन में इंडिया में अगर वही चीज़ अभी काफ़ी बेटर हो गया है मेरे लिए। मैं अभी से 5 साल पहले का स्टेज या फिर शेयर करूं, या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं वही भजन गा रही हूं, लेकिन यहाँ पे लोग, क्योंकि उनको समझ आ रहा है, उनको सब अर्थ पता है, तो वो लोग उतना अटेंशन नहीं पे करते हैं। मैं देखती हूँ कि अगर 10,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो काफ़ी आगे वाले जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, तो काफ़ी लोग का फ़ोन भी ऑन है, फिर देख रहे हैं, फिर सामने देख रहे हैं, फिर कुछ बज रहा है तो देख रहे हैं, फिर सामने। मतलब अगर ये अभी तो नहीं होता, अभी तो मैंने काफ़ी वीडियोस भी शेयर किए हैं, लेकिन ऐसा होता था। और वही चीज़ मैं 5 साल पहले की ही बात करी, हांगकांग गई या फिर बर्लिन गई, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। लोग फ़ोन हटा के रख देते हैं, उनके लिए ऐसा है कि क्या मिलने वाला है उनको अगर समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ फिरंगी ही लोग मुझे सुन रहे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो वो सिर्फ शब्द पकड़ते हैं कि अभी इन्होंने राधा बोला, अभी इन्होंने कृष्ण बोला, और बस उसी शब्द से उनका जो रोना और एक इमोशनल जो रिलीज़ होता है, वो जो सारे इमोशंस उनके जो बाहर आते हैं, मतलब वो देख के मैं खुद पहली बार बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैं यूरोप में परफॉर्म कर रही थी कि ये लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं म्यूज़िक को। और वही चीज़ थोड़ा अलग है हमारे खुद के देश में, क्योंकि उनको शायद सब कुछ समझ में आ रहा है या पहले से ही जानकारी है, वो चीज़ उनके लिए नई नहीं है। लेकिन हाँ, कद्र जब तभी पता चलती है जब उसकी स्कार्सिटी होती है। तो है ये चीज़ धीरे धीरे ठीक हो रहा है अब। लेकिन अभी और क्या अचीव करना आपको लगता है कि मैथिली कि अभी तो ये शुरुआत ही है, या आपको जो कुछ चाहिए था आपको मिल गया है, या और कोई एक सपना है जो आपको लगता है कि अभी ये मुझे करना है? मेरी बेसिक नीड्स जो मैं अगर आज से 10 साल पहले जो मैं सोचती थी कि मुझे ये चाहिए, तो वो बेसिक नीड मेरी फुलफ़िल है। मतलब उसमें मैं सैटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मेरे पास खाने के लिए जब भी मन है तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, पहन सकती हूँ। रियाज़ करना है तो उसके लिए मेरा खुद का घर है।
या फिर खुद के इक्विपमेंट्स हैं जो मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकती हूँ मेरे पास इंटरनेट, मतलब बेसिक सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी कि ये चाहिए जीवन में, उसके अलावा तो बाकी मेहनत है, तो वो चीज़ कंप्लीट है। लेकिन आगे मुझे क्या चाहिए, क्या होने वाला है, ये बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। बस 2 चीज़ें हैं जो मुझे कॉन्टिन्यूसली चाहिए, जीवन भर चाहिए, कि मेरा मन लगा रहे म्यूज़िक में और मेरा मन लगा रहे भक्ति में, क्योंकि दोनों मेरे लिए इंटरलिंक्ड है। अगर यहाँ पे मन लगा रहेगा तो यहाँ पे भी उस चीज़ का असर देखने को मिलेगा। और संगीत और भक्ति बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तरीके से ही मैंने सीखा है, और आज भी जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मैं खुद को भूल जाती हूँ कि मैं स्टेज पे जाते ही मैं क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या गा रही हूँ, सुर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं पता था खो बस। जाती हैं तो आप। ये 2 चीज़ है जो लाइफ में कंसिस्टेंटली चाहिए और हमेशा चाहिए। मतलब अभी आपने कहा कि आज से 10 साल पहले आप सोचती थी, मुझे लगता है आज आपकी उम्र 25-26 साल होगी। 25। 25 है। अगर 10 साल पहले आप सोचती थी तो मतलब 15 साल की उम्र से आप इतनी आपकी मैच्योर थिंकिंग थी। 15 नहीं, 11 साल की 11 थी साल शायद तब में से। भी। हाँ, तो आप 11 साल के बच्चे को आज अगर सोचें तो उसकी ये सोच तो कभी नहीं हो सकती कि मुझे घर मेरा अपना हो जाए। मतलब क्यों ऐसी सोच थी? क्या आपका बचपन में कुछ परेशानी थी या आपको लगता था, मतलब क्यों ये सोच सबसे ऐसी पहली सोच चीज़ क्या घर थी? अपना इसीलिए हो, चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अपना हो, ताकि कोई ऐसा ना बोले बाहर से आकर के कि अब आप खाली करिए घर, आप आपके घर से बहुत शोर आता है, हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है। ये मैं बचपन से सुनते हुए बड़ी हुई। मतलब वो दौर ही ऐसा था कि हर 5 महीने पे हम लोग को मकान चेंज करना, और वो बहुत मेहनत का काम है। सब कुछ उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और वहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या होगा, कुछ नहीं पता। मतलब ऐसा लगता है दुनिया ही हर 6 महीने पे बदल रही है। तो इसीलिए ऐसा सोचते कि खुद का ज़मीन हो या फिर खुद का घर हो, खुद की छत हो। दूसरा, अगर रियाज़ करना है तो हारमोनियम अनट्यून्ड है, अगर इस पे रियाज़ करेंगे तो सुर खराब ही होंगे, पक्के नहीं होंगे। तो इतना पैसा हो जो रिपेयर करवा पाएँ, जब मर्ज़ी हो तब नया हारमोनियम ख़रीद पाएँ। और फिर तीसरा कि भाई लोग को दूध पीना बहुत पसंद था, मुझे वैसे कभी से पसंद नहीं है डेयरी प्रोडक्ट्स, लेकिन इन लोग के दूध के लिए भी उतना ज़्यादा इनफ पैसा नहीं होता था कि ये जब लोग इनको जब इच्छा है तब इच्छा पी हो, सकते हैं। हाँ, और दूध में पानी मिला के पीना, ये जब मैंने देखा तो छोटे वाले भाई को इन्फेक्शन भी हो गया था, वो बहुत छोटा था। तो 2-4 ऐसे से बड़े बड़े झटके हुए थे। तो तब से वो लिस्ट बनते गया कि घर अपना हो, खाने के लिए पैसे कभी ख़त्म ना हो। आपका नाम मैथिली है, ये ओरिजिनल नाम है आपका? जी। ये आपका मतलब इसका मतलब था कि आपका पैदा होना उस जगह पर, आपका नाम रखना, मतलब सब कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि ये भगवान ने एक स्क्रिप्ट लिख रहे वही थे? सोचने पे आती हूँ तो काफ़ी ताज्जुब होता है। वैसे घर में सब तन्नू बोलते हैं, लेकिन मैथिली नाम है, मिथिला से हूँ, मैथिली भाषा है, मैथिली सीता माँ का नाम है, और सब कुछ ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसे परोस के दे दिया हो कि अब तुम इसको जैसे खाना है खाओ। तो इसीलिए रियाज और मेहनत अपनी जगह है, लेकिन एक जो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस जीवन के लिए कि सब कुछ इतना जो संजोग है, ये जो इतना अच्छा फिट बैठा है। मतलब मैं बहुत अपने कल्चर को लेकर के भी पहले इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी कि मेरा कल्चर कितना रिच है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड भी नहीं थी शुरू में, जब मैं छोटी थी, कि मैं बिहार से आती हूँ। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हाँ, है। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा रूटेड फील करती हूँ कि ये बात है, मैं यहाँ से आती हूँ, मैं मेरा कल्चर ये है, मेरी हिस्ट्री ये है, तो काफ़ी मज़ा आता है। कैसा लगा था आपको जब मोदी जी ने भी आपको अवार्ड देते वक्त कहा कि आप वो भजन सुना दीजिए? कैसी फीलिंग हुई? उस समय तो कोई फीलिंग ही नहीं थी, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा नम्ब फील कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ नया था और सब कुछ वो था जो मैं फ़ोन पे देखते, मतलब एक पिक्चर की सीन की तरह था। लग नहीं रहा था कि वो प्रधानमंत्री हैं या फिर उन्होंने मुझे बुलाया है, और नर्वसनेस जैसे भी फील होती थी तो उसको काउंटर करना पड़ता था, नहीं तो मैं सब कुछ गड़बड़ा देती। तो यही सोची थी ज़रूर मुझ में कुछ बात होगी जो मुझे यहाँ बुलाया गया है, नहीं तो फिर मेरे पैर भी नहीं हिलते वहाँ तक जाने के लिए। तो फिर जैसे ही मैं गई वहाँ पे और जैसे उन्होंने बोला कि तो सुना दो कुछ, तो जो मन में आया वही सुना दिया, तो वो चीज़ ठीक था। लेकिन वहाँ से बाहर आने के बाद फिर से वही नर्वसनेस शुरू हो गई कि अरे ये कैसे हुआ, अरे क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले। अगर मिथिला आपकी आप हैं और आपको उसके लिए बहुत ही रूटेड और प्राउड भी फील होता है, तो मिथिला की संस्कृति को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगी वो? गुमान बोल सकते हैं, प्राउड अभिमान मतलब है। अभिमान। और मैथिली को ऐसा कौन सा सिंगर है जिसको सुनकर
अच्छा लगना एक अलग बात होती है, लेकिन रिस्पेक्ट से सर झुक जाए, ऐसा कोई सिंगर है? किशोरी अमोनकर जी। अच्छा, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है आपको। जी। मैथिली की लाइफ की फिलॉसफी क्या है? चलते रहो, एवरीथिंग विल पास, और सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर आप, मैंने एक इंटरव्यू में बोला था ये चीज़, लेकिन होस्ट ने उस चीज़ को ट्विस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियरली बोलूँगी कि सब कुछ टेम्पररी है। इसका मतलब ये कि अगर आप दुखी हो तो वो भी टेम्पररी है, और अगर आपके पास ढेर सारा, एकदम से नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्धि आपको मिल रही हो या बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, अप्रिसिएशन है, तो वो भी टेम्पररी ही है। तो इसीलिए उसको लेके चढ़ना नहीं है। अब इसका मतलब ट्विस्ट यहाँ पे ये हो गया था कि आप क्यों अपने बारे में नेगेटिव बोल रही हो, या फिर आप ऐसा क्यों सोचती हो कि कभी आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे आओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि ग्राफ कभी भी ऐसे ही नहीं चलता है, कभी ऐसे कभी चलता आएगा, है फिर ऊपर तो चढ़ेगा, ऐसे जाता, और ऐसे जाना ज़रूरी भी है ताकि थोड़ा दिमाग शांत हो और फिर ऊपर जाने का मोटिवेशन मिले। तो और उसकी इसलिए वैल्यू समझ में आती है। हाँ, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है और सब कुछ बीत जाएगा। अगर वो कुछ दुख की बात है या फिर परेशानी की बात है तो दैट विल पास। बिल्कुल। अब आपसे दो भजन जो है वो हम सुनना चाहेंगे। एक तो पहला आपका जो बड़ा फेमस गाना है, जो एक आपने गाया था कि राम को देखकर जनक नंदिनी हाँ। खड़ी की खड़ी रह गई, वो, और एक वो धनुष वाला जो आपका गाना है जो आप अक्सर गाती हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी के लड़ी रह गई। राम को देख कर थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नज़र मिल गई दोनों की, देखते ही नज़र मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी के खड़ी रह गई। राम को देख कर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। और एक राम तोड़ा है भाई तोड़ा है तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। माथ सिया के टीका सोहे, कुंडल की छवि न्यारी है। माथ सिया के टीका सोहे, कुंडल की छवि न्यारी है। न्यारी है भई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। बहुत खूबसूरत। मैथिली, लगता ही नहीं आप जब इतने मीठे भी गाना गाती हैं, इतने भजन वैसे गाती हैं, और उल्टी तरफ आप शिव तांडव भी गाती हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स आप सिंगर हैं, आप कलाकार हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लेते हैं, बट मुझे जहाँ तक समझ में आता है एक ले पर्सन के हिसाब से, कि जब भी आप भक्ति वाले जो गाने गाते हैं उसमें आपको अपनी आत्मा डालनी पड़ती है और उस फॉर्म में जाना पड़ता है, तो ये मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप
कोई भी संगीत का जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, कोई भी एक फॉर्म उठा के देखेंगे। अब मैं, अगर आपने शिव तांडव की बात की, तो मैं गुजराती अगर लोकगीतों की बात करूँ जिसमें बहुत खोल करके बहुत एनर्जी के साथ गाना होता है और एक अलग ही अदा है इस फोक को गाने की, वो भी मैंने ट्राई किया था और काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो अपने आप आता है अंदर से कि इसमें ये चीज़ की ज़रूरत है, या फिर जैसे नहीं खाना पकाते वक्त कि हर एक खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है, तो इसमें इस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, इसमें इस चीज़ की खास ज़रूरत है, तो इस तरीके से। तो आप क्या सुनाना चाहेंगी और, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है आपसे और कुछ बात करने का, सिर्फ लग रहा है कि आप अलग अलग चीज़ें आप बस सुनाते जाएं। हे सती सीता जी रथ मां बैठा, लक्ष्मण कर्ण हारो। सती सीता जी रथ मां बैठा, अने लक्ष्मण कर्ण हारो। ऋषि मुनिना आश्रम આવ્યા ને, ऋषि मुनिना आश्रम આવ્યા ને, આવ્યો છે ગંગાનો કિનારો રે લખમણ, વાક નથી કાંઈ મારો રે, વાક નથી કાંઈ મારો, એ લખમણ वाक नथी काई मारो। ये पद मतलब बहुत लंबा है और हर एक अंतरे में जो अलग अलग परिस्थितियाँ जो सीता जी महसूस कर रही हैं उसके बारे में, मतलब बहुत सुंदर है। बहुत ही, और एक दो लाइन ही बहुत खूबसूरत लगी हम लोगों को तो, बहुत सही में, मतलब इसीलिए मुझे लोक संगीत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि उसके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग भी होता है और बहुत सुंदर से शब्दों को पिरो करके एक धुन में उसको सजाया जाता है, जो मुझे नहीं लगता अब कभी भी ऐसे संगीत बनेंगे या फिर आधुनिक संगीत में वो बात होगी। सही बात है, बिल्कुल। और दूसरा अयगिरी हाँ वो सुनाती हूँ। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते, सुरवरवर्षिणि दूर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते, त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते, दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ना हर त्योहार मन रहा है, हम हर जगह अलग अलग, कभी गुजरात चले गए, कभी नवरात्रे आ गए, ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है। इतने सारे आपने गा दिए, श्री कृष्ण को क्यों छोड़ा आपने, उनका भी एक सुनाई दीजिए। सावरा म्हारी हे सावरा म्हारी प्रीत निभाजो, प्रीत निभाजो जी, म्हारी प्रीत निभाजो जी। हे सावरा म्हारी, हे सावरा म्हारी प्रीत निभाजो, प्रीत निभाजो जी, म्हारी प्रीत निभाजो जी। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच मैथिली। आप मतलब हमारे आग्रह पर, ऑल्दो आपके लिए आज बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आपने टाइम निकाला और हमसे इतनी बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
आज मैथिली से इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात ये समझ में आई कि संगीत सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करता, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके हर इमोशनल क्वोशंट पर काम करता है, चाहे वो आपका भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। तो इसी तरीके से आप संगीत सुनते रहें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं, एक नई गहराइयों में लेके जाएं। ठीक उसी तरह से जैसे हम यूजेड के पॉडकास्ट के हर एपिसोड में ये कोशिश करते हैं कि आप तक हम बेहतर से बेहतरीन कंटेंट पहुंचाएं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।